वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के एक विषय एडवांस अकाउंटेंसी के एक अध्याय कंपनियों का एकीकरण एमलगमेशन ऑफ कंपनीज के अंतर्गत क्रय की प्रकृति के एकीकरण पर क्रेता कंपनी एवं विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या लेखांकन प्रविष्टियां की जाती हैं, इस पर चर्चा करूंगा। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में लेखांकन प्रविष्टियों को आरंभ करने से पहले कुछ अंतर विलय की प्रकृति के एकीकरण और क्रय की प्रकृति के एकीकरण की अगर अपन चर्चा करें तो यह सभी के लिए उचित रहेगा। क्या है? सबसे पहले हमने कहा कि भाई विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्तियां दायित्व संचय सहित ले लेती है विलय की प्रकृति के एकीकरण। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्ति और दायित्वों को ले, यह आवश्यक नहीं है। संचय तो लेती नहीं है, लेकिन संपत्ति दायित्वों में से भी जरूरी नहीं सबको ले। तो क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी से आपसी सहमति के आधार पर जिन संपत्तियों को जिन दायित्वों को लेना चाहे वह उनको ले सकती है, कुछ संपत्ति कुछ दायित्वों को छोड़ सकती है। दूसरी बात जो है वह यह है कि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्ति दायित्वों को संचय सहित विलय की प्रकृति के एकीकरण में पुस्तक मूल्य पर लेती है। जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में यह भी आवश्यक नहीं है कि क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की संपत्ति एवं दायित्व में से जिनको वो लेना चाहे उनको पुस्तक मूल्य पे ले, अर्थात ली जाने वाली संपत्ति और दायित्वों का मूल्य भी वह आपसी सहमति से या बाजार मूल्य से और कुछ नहीं कहे तब पुस्तक मूल्य पर लिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर वहां सहमति जो मूल्य है, एग्रीड प्राइस है, उस पर ही ली जाएगी। तीसरी चीज जो है विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान जो है समता अंशों में सामान्यतः है, चूंकि एक बेसिक शर्त जो है विलय की प्रकृति के एकीकरण की यह थी कि विक्रेता कंपनी के कम से कम 90% अंशधारी क्रेता कंपनी में अंशधारी बनने को सहमत हो तो बनेंगे तो तब जब वह उनको क्रय प्रतिफल का भुगतान समता अंशों में करेगी। तो सामान्यतः अधिकतम केसेस में यही देखने में आता है कि भाई वहाँ क्रय प्रतिफल का भुगतान विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान समता अंशों में किया जाता है, जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल का भुगतान संपूर्ण भुगतान समता अंशों में हो, यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है कुछ पार्ट समता अंशों में, कुछ अधिमान अंशों में, कुछ डिवेंचर्स में, कुछ कैश रूप में दिया जा सकता है। तो ये कुछ अंतर थे जो हमें ध्यान में रखने हैं और तब हम बात करेंगे अब कि भाई विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में यदि एकीकरण क्रय की प्रकृति का हो तो क्या लेखांकन किया जाएगा। तो एंट्री जो है देखें आपकी पुस्तक पर है, आगे अपन चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका क्रेता कंपनी द्वारा ली गई संपत्तियों के खाते वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर। इससे पूर्व के लेक्चर में जब आपको बताया था कि विलय की प्रकृति का एकीकरण, विलय की प्रकृति के एकीकरण का लेखांकन कैसे करेंगे, तो सार वही है, आज भी वही है कि भाई विक्रेता कंपनी को अपनी पुस्तकें बंद करनी है तो जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने लिया है उनको रिलाइजेशन में ट्रांसफर करके बंद कर देंगे। एंट्री हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट या टू एसेट्स, पर्टिकुलर एसेट्स, मतलब उसका नाम लिख लिख के उन खातों को बंद कर देंगे। कुछ संपत्ति जो उन्होंने नहीं ली है उनके खाते अभी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में खुले रहेंगे। दूसरी एंट्री क्रेता कंपनी द्वारा लिए गए दायित्व एवं वैधानिक संचयों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर। तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो भी दायित्व हैं और जो वैधानिक संचय जिनकी अभी अवधि समाप्त नहीं हुई है, जिनका लाभ लेने के लिए क्रेता कंपनी को उन्हें अपनी पुस्तकों में दिखाना आवश्यक है, उन खातों को रिलाइजेशन अकाउंट या वो रिलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री करेंगे पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट या सन्ड्री रिजर्व अकाउंट, स्टेशनरी रिजर्व अकाउंट या टू रिलाइजेशन। ध्यान रखें दायित्वों को खातों को पुस्तक मूल्य की राशि से
हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और यदि कोई अलग से मूल्य दिया हुआ है तो फिर उस मूल्य पर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तीसरा है परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने पर, क्रय प्रतिफल दे होने की एंट्री है। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन, यह क्रय प्रतिफल की जो राशि आपको जिस विधि से भी आपने निकाला उसे, वह राशि यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट फोर्थ है फिर आपका क्रय प्रतिफल के प्राप्त होने पर। तो क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी को जब क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा तो विक्रेता कंपनी को वो चीज़ें प्राप्त होंगी। तो बैंक अकाउंट दिया, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट दिया टू परचेजिंग कंपनी। तो यहाँ ऊपर वाली तीसरी एंट्री में परचेजिंग कंपनी को डेबिट किया था जिस मूल्य से क्रय प्रतिफल की राशि से, यहाँ हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उनको डेबिट करके परचेजिंग कंपनी को क्रेडिट कर देंगे और ये परचेजिंग कंपनी का खाता यहाँ क्लोज हो जाएगा, क्रय प्रतिफल इसकी पुस्तकों में आ जाएगा। अब पूर्वाधिकार अंश पूंजी, यदि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में पूर्वाधिकार अंश पूंजी उसके चिट्ठे में दिखा रखी है तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जैसा विलय की प्रकृति के एकीकरण में किया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन फिर बात आती है, यदि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में संचय पूर्वाधिकार अंश हैं और समापन के समय यदि संचय पूर्वाधिकार अंशों का कोई बकाया लाभांश यदि दिया जाना है, देय है, जिसका भुगतान होना है, उनको देना है, तो पहले उस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को एक तरह से ड्यू होने की एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। ये डिविडेंड ड्यू किया, जो बकाया लाभांश उनको दिया जाना है। दूसरी एंट्री इस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डी आर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी अब ये राशि उनके होल्डर्स के खाते में आ गई। कभी कभी इन दोनों के स्थान पर एक कंबाइन एंट्री भी अपन कर सकते हैं, उस केस में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यानी जो डिविडेंड को पहले क्रेडिट किए गए अगली एंट्री में डेबिट किया था वो खत्म हो जाएगा, एंड देन राशि रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में जमा हो जाएगी। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें पेमेंट करना है, तो कैपिटल हमने पहले उनके खाते में जमा कर दी, डिविडेंड अब उनके खाते में जमा कर दिया, सारी चीज़ें उनके खाते में क्रेडिट है। अब उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट जिस रूप में किया जा रहा है एंट्री कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डी आर टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो जितना रोकड़ दे रहे हैं वो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जितना परचेजिंग कंपनी के शेयर दे रहे हैं वो परचेजिंग कंपनी के शेयर के नाम से क्रेडिट कर देंगे। पूर्वाधिकार अंश धारियों के खाते में जितनी राशि कैपिटल की कोई देय लाभांश की राशि जो क्रेडिट की है, देन वह तो उनके क्रेडिट में है, और जितना उनको भुगतान किया है वह राशि उनको डेबिट की गई है। तो यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में जमा राशि की तुलना में नामे पक्ष पर जो भुगतान किया गया है वह राशि यदि कम या ज़्यादा हो सकता है, कम पेमेंट किया हो तो अंतर की राशि लाभ होगी, वह रियलाइजेशन खाते को ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट हो जाएगा। यदि पेमेंट ज़्यादा कर दिया, मान लो उनके खाते में पूंजी का या संचय का पूंजी का या डिविडेंड का बैलेंस है 1,00,000 रुपये और पेमेंट कर दिया 1,05,000 रुपये किया जाना है उनको, तो फिर एंट्री कर, तो फिर 1,05,000 डेबिट है, डेबिट बैलेंस है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, उस केस में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर खाते बंद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का खाता बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्विटी अंश पूंजी। चिट्ठे में अब रह गए आपके समतांश पूंजी का खाता, आयगत एवं पूंजीगत संचयों के खाते, इनको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करेंगे, एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर, पीएनएल अकाउंट डी आर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डी आर, और अन्य कोई भी रिजर्व बचा हो तो उसके नाम से उसको डी आर करेंगे, तो डेबिट करने से सारे खाते बंद हो जाएंगे, और टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो ये राशियाँ उस इक्विटी शेयर होल्डर खाते में जमा हो जाएंगी। देन इसके बाद फिर वो बात आती है कि यदि कहीं कोई कृत्रिम संपत्ति अगर दिखा रखी है, इंटेंजिबल जो है फिक्टिशियस एसेट्स है, यदि कोई इंटेंजिबल नहीं फिक्टिशियस एसेट्स या कोई संचित हानियों के खाते यदि खुले हुए रह गए विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में, तो उनको भी
चूंकि लाभ के मालिक जब समतांशधारी होते हैं तो इन कृत्रिम संपत्ति और हानियों को भी समतांशधारी वहन करेंगे, लिहाजा इनको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट DIR टू P&L टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू, यदि कोई और लॉस है जिसका खाता अभी खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ, तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। और इस तरीके से अब जो है विक्रेता कंपनी के ये कृत्रिम संपत्ति और संचित हानियों के खाते बंद हो जाएंगे। अब विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में केवल कुछ 1-2 खाते शेष रहेंगे, और वो कौन से शेष रहेंगे? वो ऐसी संपत्ति और दायित्वों के खाते शेष रह सकते हैं जिनको क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है। जिनको क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है तो विक्रेता कंपनी क्या करेगी कि जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है उनका विक्रय करेगी, और जिन दायित्वों को नहीं लिया है उनका अपने स्तर पर भुगतान करेगी। तो बात आती है, पहले हम संपत्तियों की बात करें। जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है उनको बेचेगी, वसूल करेगी। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट DIR या बैंक अकाउंट DIR, रियलाइजेशन अकाउंट DIR टू पर्टिकुलर एसेट, जो संपत्ति जिसको नहीं लिया है। अब यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट DIR इसलिए कर दिया है, यह माना कि भाई संपत्ति को बेचने पर हानि हो रही है। इफ इन केस ऐसा हो सकता है कि यदि किसी संपत्ति को बेचा जाए उस पर लाभ हो, तो उस केस में एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट DIR टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। कभी कभी इसकी एक वैकल्पिक विधि, वो ये कहते हैं कि जैसे जिन संपत्ति और दायित्वों को बस क्रेता कंपनी ले लेती है तो उनको विक्रेता कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देती है, तो जिसको नहीं लिया है उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करो 1 लाख की संपत्ति उसने नहीं ली, हमने उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, खाता बंद हो गया। अब उस संपत्ति को बेचने से 90,000 मिले, तो जब वैकल्पिक विधि में है कि यदि उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है तो जो पैसा मिल रहा है उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो कैश है बैंक अकाउंट DIR टू रियलाइजेशन एंट्री कर देंगे। तो 1 लाख हम डेबिट कर चुके, 90,000 क्रेडिट कर दिए, तो ऑटोमेटिक कितने रुपए डेबिट रह गए? 10,000 रुपये। और वह 10,000 रुपये वही हैं, उस लॉस के ही हैं जो अगर हमने ट्रांसफर नहीं किया है, क्रेता कंपनी द्वारा ली गई संपत्ति, न ली गई संपत्ति को रियलाइजेशन में अगर ट्रांसफर नहीं किया है तो उस लॉस की राशि को इस एंट्री नंबर 10 के माध्यम से हमने रियलाइजेशन को डेबिट किया है। तो इसको हम वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं। लाभ होगा तो वह भी ऑटोमेटिक ही रियलाइजेशन अकाउंट में, अगर वैकल्पिक विधि को अपनाते हैं तो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, उसको अलग से हमें क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा मैंने कहा, जिन संपत्ति दायित्वों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है तो एंट्री संख्या 10 के माध्यम से हमने उन संपत्तियों को बेचा, उनको राशि वसूल कर ली। 11 के माध्यम से ऐसे दायित्व जो क्रेता कंपनी ने नहीं लिए हैं, जैसा मैंने कहा, उनको विक्रेता कंपनी अपने स्तर पर चुकाएगी। एंट्री करेंगे पर्टिकुलर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स या और कोई दायित्व है तो उसको DIR टू कैश दिया है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू डिवेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी टू प्रिवेंशन इन परचेजिंग कंपनी टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। तो इनमें से जो भी चीज जितनी जितनी उस दायित्व को भुगतान के लिए दी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यदि दायित्व के भुगतान पर कोई लाभ या हानि होती है, जैसा पहले बताया था, तो वैसे उसी तरीके से यदि हानि है तो उसको रियलाइजेशन के माध्यम से हम रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देंगे, और इस तरीके से ये खाता दायित्व का बंद हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई विक्रेता कंपनी के समापन व्यय। देखिए, विक्रेता कंपनी के समापन व्यय की जो प्रविष्टि है वह परिस्थिति या यूं कहें क्रेता विक्रेता के समझौते के आधार पर उसका लेखांकन किया जाता है। जैसे इन्होंने 12वीं मद में कि भाई यदि समापन व्यय क्रेता कंपनी द्वारा चुकाए जाते हैं, केवल उन्होंने कह दिया आप तो कितने खर्चे हमें बता दो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमने जो भी खर्चे थे उनको दे दिए, उन्होंने अपने स्तर पर चुका दिए। तो यदि समापन व्यय विक्रेता कंपनी के समापन व्यय यदि क्रेता कंपनी के द्वारा चुकाए जाते हैं तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात है, यदि समापन व्यय विक्रेता कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं तो जब उसको ही वहन करने हैं और कोई बात नहीं है तो सीधी सी बात है, जो भी खर्चे किए जाएंगे वो लॉस है, लॉस रियलाइजेशन अकाउंट DIR कर देंगे टू बैंक अकाउंट को आप CR कर देंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, विक्रेता कंपनी के जितने भी समापन व्यय हैं क्रेता कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि पहले भुगतान आप करो और
जितने भी आप खर्चे चुका रहे हैं उसके बिल वाउचर आप हमें दे दो, हम उस राशि का रीएम्बर्समेंट कर देंगे, पुनर्भरण कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले भुगतान कौन करेगा? विक्रेता कंपनी करेगी। तो विक्रेता कंपनी भुगतान करेगी तो जैसे खर्चा मान करके भुगतान करेगी, एंट्री कर देगी रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक नरेशन में लिख देंगे ये एक्सपेंसेस पेमेंट की। जब सारे बिल वाउचर क्रेता कंपनी को देंगे तो क्रेता कंपनी से हमको राशि वापस मिल जाएगी, तो इसी एंट्री की रिवर्स एंट्री पास कर लेंगे कि भाई क्रेता कंपनी राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री कर लेंगे। तो दो एंट्री हो गई, पहले विक्रेता कंपनी के द्वारा भुगतान करने पर, और दूसरी एंट्री जब क्रेता कंपनी द्वारा उसका रिएम्बर्समेंट किया जाएगा तो वो एंट्री हो जाएगी। और चौथी एक परिस्थिति यह है कि भाई यदि समापन व्यय क्रय प्रतिफल का पार्ट है, हम क्रय प्रतिफल की गणना कर रहे हैं और वहीं हमने लिख दिया भाई 50,000 रुपये खर्चे के लिए भी चाहिएंगे और वहाँ खर्चे के रूप में हमें 50,000 रुपये जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम परचेज कंसिडरेशन लेने की एंट्री करेंगे तो उस केस में वह ड्यू करने की एंट्री करते हैं, तो ऑटोमेटिक जब एंट्री करेंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट DR2 रियलाइजेशन, तो वह राशि हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गई। लेकिन अब हम जब उसका भुगतान करेंगे, जब वो पैसे मिल गए 50,000, उसमें जैसे जैसे हमारे खर्चे करेंगे तो फिर हम उनकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक, इस तरह से एंट्री अपन उसकी कर देंगे। देन फिर बात आती है वसूली खाते का शेष जो है उसको, वसूली खाते को बंद करना। तो वसूली खाते को बंद करने पर यदि वसूली खाते का डेबिट शेष है, यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट शेष का कम है, तो वो हानि है। हानि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट, ये वसूली खाते से हानि की राशि को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है वसूली खाते का क्रेडिट शेष हो, क्रेडिट शेष है तो रिवर्स एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर होल्डर, ये लाभ की राशि की एंट्री हो जाएगी और इस तरीके से यह वसूली खाता बंद हो जाएगा। देन फिर बात आती है इक्विटी अंशधारियों को अंतिम भुगतान, फाइनल पेमेंट करेंगे। तो जो भी कैश शेयर डिवेंचर्स बच गए अब विक्रेता कंपनी के पास, समस्त भुगतान करने के बाद तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, टू डिवेंचर्स, टू प्रेफरेंशियल परचेजिंग कंपनी, टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। इस तरीके से इस एंट्री का प्रभाव यह होगा कि जो भी खाते खुले हुए हैं लास्ट में आकर के टोटल उसकी लेखा पुस्तकें बंद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन। यदि क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्या लेखांकन किया जाएगा? तो सबसे पहले कि विक्रेता कंपनी विक्रेता से ली गई संपत्ति दायित्वों को लेने की एंट्री करेगी। तो एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट DR2 लायबिलिटीज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। तो पर्टिकुलर एसेट्स में जिन जिन संपत्तियों को लिया है उनको दिखाएंगे, पर्टिकुलर लायबिलिटीज में उन दायित्वों को दिखाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में यह संपत्ति और दायित्वों को क्रेता कंपनी पुस्तक मूल्य पर लेती है, लेकिन क्रय की प्रकृति का एकीकरण जिसका हम लेखांकन कर रहे हैं अब, उसके अंतर्गत इन संपत्ति और दायित्वों को तय मूल्य पर दिखाया जाता है। अब दूसरी बात जो है, एक बात और, यदि ली गई संपत्तियों के तय मूल्य और लिए गए दायित्वों के तय मूल्य का अंतर, यानी शुद्ध संपत्ति, यानी इसको यूँ कह सकते हैं क्रेता कंपनी के द्वारा ली गई शुद्ध संपत्ति का एसेट माइनस लायबिलिटीज का मूल्य यदि क्रय प्रतिफल से कम है अथवा ज़्यादा, यदि 5 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति यदि 6 लाख रुपए में ली है, इसका मतलब 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, तो क्रेता कंपनी को नुकसान है, तो उस केस में उस नुकसान की राशि को गुडविल अकाउंट को DR किया जाएगा। तो इसी एंट्री में एंट्री हो जाती है एसेट्स अकाउंट DR, गुडविल अकाउंट DR2 लायबिलिटीज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। और कभी कभी स्थिति होती है कि भाई 5 लाख की एसेट 4.5 लाख में ले लिया आपने, एसेट से 5 लाख की, तो 50,000 रुपये का लाभ है तो वह लाभ पूंजीगत लाभ है और उस पूंजीगत लाभ को क्रेता कंपनी जो है अपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देगी। उस केस में एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट DR2 लायबिलिटीज टू कैपिटल रिजर्व टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। एक दूसरी जो एंट्री है वैधानिक संचय, ये जब हमने थ्योरी आपको इसकी पढ़ी थी, आपने पढ़ाई थी आपको और आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपको एक ध्यान होगा कि यदि विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में ऐसे वैधानिक संचय दिखाए हुए हैं जिनकी अभी अवधि समाप्त नहीं हुई है,
तो उनका लाभ लेने के लिए क्रेता कंपनी को उन ऐसे वैधानिक संचयों को बची हुई अवधि में अपनी पुस्तकों में दिखाना पड़ेगा। और दिखाना है तो उसकी, चूंकि विलय की प्रकृति के, क्रय की प्रकृति के एकीकरण में संचय तो कोई लेती नहीं है, तो लिहाजा इस एक अलग से पृथक से ये एंट्री की जाती है। एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट या टू स्टेचरी रिजर्व, स्टेचरी रिजर्व में से रिजर्व का नाम आ जाएगा। इस एंट्री को करके यह क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में उस वैधानिक संचय को दिखा देगी और एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को संपत्ति पक्ष पर दिखा देगी दीर्घकालीन संपत्तियों के अंतर्गत। और जब उस अवधि, संचय की अवधि पूरी हो जाएगी तो इस एंट्री की रिवर्स एंट्री क्रेता कंपनी पास कर देगी। एंट्री हो जाएगी स्टेचरी रिजर्व अकाउंट या टू एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों खाते बंद हो जाएंगे। देन उसके बाद बात आती है क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर। क्रेता कंपनी भुगतान करेगी लिक्विडेटर और वेंडर कंपनी अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिवेंचर टू कैश। जो भी भुगतान जिस रूप में किया गया उस रूप में यहाँ पर जितने जितने मूल्य किया गया दिखा देंगे। यदि विक्रेता कंपनी के ऋणपत्रधारियों का भुगतान क्रेता कंपनी खुद सीधे करती है तो फिर सीधी एंट्री हो जाएगी। लेते समय उस दायित्व को लिया होगा, अब भुगतान करेगी डिवेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। अपने डिवेंचर डीआर कर देगी, वेंडर कंपनी अपने डिवेंचर सीआर करेगी, वेंडर कंपनी के डिवेंचर अकाउंट को डीआर कर देगी। और टू बैंक, ठीक है, अपने नए डिवेंचर दे देगी और जितना नगद दे रहे हैं उतने नगद दिखा देंगे। लास्ट है क्रेता कंपनी द्वारा यदि विक्रेता कंपनी के समापन व्यय का भुगतान किया है, यदि क्रेता ने, तो ऐसे समापन व्यय के भुगतान की एंट्री गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिया। यदि पहली एंट्री व्यापार क्रय की एंट्री के समय हमने बताया था कि भाई ली गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य दिए गए क्रय प्रतिफल की तुलना में कम या ज्यादा है तो अंतर की राशि गुडविल या कैपिटल रिजर्व को, गुडविल को डीआर या कैपिटल रिजर्व है तो उसको सीआर किया जाएगा। तो वहां पर अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ भी गुडविल अकाउंट डीआर हो जाएगा। अगर वहाँ कैपिटल रिजर्व है तो उस कैपिटल रिजर्व में से इस हानि को हम कम करेंगे तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक कर देंगे और नरेशन में दिखा देंगे कि भाई ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो वेंडर कंपनी के उनका भुगतान किया गया है। और यदि ऐसे वे क्रय प्रतिफल का भाग हैं तो क्रय प्रतिफल की गणना में उनको सम्मिलित कर लिया गया है, अलग से फिर क्रेता कंपनी कोई एंट्री उनकी नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ ये क्रय की प्रकृति का एकीकरण का लेखांकन जो है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।